अभी एक बात हुई है और हाल के दिनों में हुई, 2-3 दिन पहले इस देश का एक बड़ा प्राइज है गांधी पीस प्राइज। ये 1995 में जब गांधी जी के जन्म के 125 साल के उपलक्ष्य में ये प्राइज शुरू किया गया और इस बार ये प्राइज गीता प्रेस को दिया गया है। मैं कुछ डिस्क्लेमर कर दूं, जब मैं लोकपत सम्मान देता था और उसका वो करता था हर साल, तो मैंने भी गीता प्रेस को सम्मानित किया हुआ है। ये मैं डिस्क्लेमर इसलिए कर दूं कि कल के दिन ये ना हो कि भाई आपने उनको सम्मानित किया, तो मैंने भी उनको सम्मानित किया हुआ है। अब मैं मूल बात पे आ जाता हूं। ये जो गांधी पीस प्राइज है, ये 1 करोड़ रुपए का है और इसको जो कमिटी डिसाइड करेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द हाउस और एक एमिनेंट व्यक्ति और होगा। ये कॉम्पोजिशन होगा, जो ये जूरी कह लीजिए, जज कह लीजिए, ये लोग मिलके इनको एक व्यक्ति को व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन को डिसाइड करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है कि ये 95 से शुरू हुआ, 2006 से 2012 तक ये प्राइज नहीं दिया गया था, क्योंकि इसमें एक प्रावधान है कि अगर नॉमिनेशन आए, बिना नॉमिनेशन के भी किसी की बात कर, लेकिन अगर नॉमिनेशन आए और नॉमिनेशन ऐसे हैं जिसमें कमिटी को लगे कि इसमें कोई किसी को नहीं दिया जाए, तो वो नहीं भी दिया जा सकता है। तो 2006 से 2012 तक नहीं दिया गया, 2013 से लगातार इसको देते आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक सेंटेंस पार्ट ये है जो मुझे लगता है कि शायद जयराम रमेश साहब ने नहीं पढ़ा होगा, ये मेरा अनुमान है, मुझे मालूम नहीं है। ये कहता है कि ओनली अचीवमेंट्स विद इन 10 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नॉमिनेशन आर कंसिडर्ड फॉर द अवार्ड। आपके जिस साल जब अवार्ड मिला उसके पूर्व के 10 वर्ष के ही जो आपका काम है उसी को कंसिडर किया जाए, और नॉट बिकम उसको भी लिया जा सकता है, लेकिन मूल रूप से जब अवार्ड दिया गया उसके जस्ट इमीडिएट 10 वर्ष पहले तक। देखिए, एक्चुअली हम लोग तो बहुत बचपन से गीता प्रेस का नाम सुनते आ रहे हैं और गीता प्रेस की पुस्तकों को पढ़ते रहे, तो हमने कभी किसी कंट्रोवर्सी में हमारी याददाश्त में मैंने गीता प्रेस को किसी कंट्रोवर्सी में पढ़ते हुए नहीं देखा। वो किताबें छापते हैं, सस्ती दर पे छापते हैं, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर गांव में, हर घर में गीता प्रेस की पुस्तकें जाती थी। जैसे एक कल्याण पत्रिका है, हम लोग बचपन में उसको पढ़ते थे, जब प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते थे तब भी उसकी किताबों को पढ़ते थे। तो गीता प्रेस ने काफी जो है वो हमारे इलाके में काफी काम किया है, और एक सबसे सस्ता प्रकाशन जो है वो गीता प्रेस है, और वो हमको नैतिकता का भी पाठ पढ़ाता है। जो पुस्तकें वहां छपती हैं, जो कल्याण है मैगजीन उनकी, उसमें सब नैतिकता की बातें, आदर्श, अच्छा इंसान बनने की शिक्षा, ये सब उसमें दी जाती हैं, और उसको हम लोग पढ़ के और काफी कुछ हम लोगों ने उससे ग्रहण किया। और एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस इलाके में ये प्रेस है उसके चारों तरफ मुसलमानों के घर है, मोहल्ले हैं और हैंडलूम की दुकानें हैं। आप जानते हैं कि गोरखपुर में हैंडलूम का व्यवसाय काफी बड़ा है, और वहाँ अब तो पावरलूम हो गया, नहीं, घर घर में करघे चलते थे और मुसलमान उसको हैंडलूम के कपड़े बनाते थे। लेकिन कभी किसी मुसलमान ने गीता प्रेस के एग्जिस्टेंस पर, उसके काम पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। और हमारे इलाके का मुसलमान भी गीता प्रेस की उतनी ही इज्जत करता है जितने वो अपने धर्म के किताबों को छापने वाले जो प्रेस हैं उनकी इज्जत करता है। इसलिए ये बेकार की कंट्रोवर्सी है। जयराम रमेश जी ने एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, इसका कोई मतलब नहीं था। और मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का जो थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो जयराम रमेश साहब जैसे लोग उनके कद को थोड़ा बहुत ऐसी कंट्रोवर्सी खड़ी करके और उसको कम करना चाहते हैं। इस तरह की कंट्रोवर्सी से बचना चाहिए। और इसका जो है गीता प्रेस को 1923 में जयदयाल गोयनका जी ने कहा कि भाई गीता सबके पास पहुंच नहीं पाती है, इसलिए उसको कलकत्ते में छपवाना शुरू किया था। लेकिन वो जब छप के आती थी तो एडिटिंग में कहते थे कि ये गलती है, वो गलती है। तो उस प्रेस वाले ने कहा कि आपको बहुत शुद्ध गीता छपवानी है
तो आप अपने यहाँ आप अपना प्रेस लगवा लीजिए। तो उस बैठक में गोरखपुर के 2 बड़े सेठ लोग थे, उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप गोरखपुर में लगा लीजिए। तो गोरखपुर में एक कमरा 10 रुपए किराए पर लिया गया और वहां से इस गीता का प्रकाशन शुरू हुआ और 1 रुपए उसका दाम रखा गया और धीरे धीरे आज वो बढ़ के 2 लाख हेक्टेयर 2 लाख स्क्वायर फीट में गीता प्रेस हो गया है और अब तक 90 करोड़ किताबें ये लोग छाप चुके हैं और दुनिया के हर देश में गीता प्रेस की पुस्तकें बिकती हैं। जैसे दुनिया भर में सारी दुनिया में गांधी जी की प्रतिमाएं हैं, वैसे ही दुनिया भर के करीब करीब सभी देशों में गीता प्रेस की दुकानें हैं और कोई भी प्रकाशन भारत का पूरी दुनिया में नहीं है सिवाय गीता प्रेस के। तो गीता प्रेस को कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए और इसकी प्रतिष्ठा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वोट के लिए आप इस हद तक मत गिरिए कि आप एक ऐसी संस्था को बदनाम करने का प्रयास करिए। मुसलमान भी उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं। तो वो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मैं भाजपा वालों की तरह का हिंदू नहीं। तो मेरा ये कहना है कि गीता प्रेस को बख्श दीजिए जयराम जी और दूसरे काम करिए, अच्छे काम करिए। जी जी जी। मैं एक अरविंद कुमार सिंह साहब आपसे जल्दी से एक प्रश्न पूछ लूं, संक्षेप में रखिएगा। आप गोरखपुर रहते हैं, आप हिंदू हैं, क्या आपको लगता है कि अगर आप गीता प्रेस जाते हैं, गीता प्रेस से किताब खरीदते हैं या राम, तो आप भाजपा के सपोर्टर हैं? मतलब मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकली आप इसको कह के गीता प्रेस को भाजपा का एक आइकॉन क्यों बना दिया जा रहा है? मैं इस पे भी मैं थोड़ा पूछ रहा हूं, क्योंकि आप जाते हैं और आप तो जितना मैं आपको जानता हूं आप घोर भाजपा विरोधी हैं, आप हर फोरम पे उनका वो करते हैं, लेकिन आप वहां पे भी जाते हैं, उनका जो तौलिया गमछा मिलता है वो भी आप खरीदते हैं, मैं भी खरीदता हूं। थोड़ा इसमें भी आप गोरखपुर की साइड, गोरखपुर में क्या योगी जी गीता प्रेस से आइडेंटिफाई होते हैं? वो कभी गए हैं गीता प्रेस? ये भी मतलब वो गए हैं कि नहीं आइडेंटिफाई होते हैं? और आपको ये मैं बता रहा हूं कि गोरखपुर में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े आते हैं, उनके स्वागत में कोई पोस्टर, कोई बैनर गीता प्रेस की ओर से नहीं छपता है, नहीं लगाया जाता है। कहीं गीता प्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के स्वागत में ये नहीं लिखा जाता है बड़े बड़े बैनर्स में कि गीता प्रेस आपका स्वागत करता है। तो भाजपा से तो उनका ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा उनको प्रमोट करती है और उनको भाजपा की जरूरत है। भाजपा वाले उनको यूज कर रहे हैं और इस इशू को भाजपा के पक्ष में ले जाने में जयराम रमेश ने बड़ा काम कर दिया है। अगर वो नहीं बोले होते तो ये इशू नहीं बनता। लेकिन अब गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लग रहा है कि इसको भाजपा का प्रेस बना दिया है, जो कि नहीं है। और बाकी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं वो उस पर तो हमारे सभी विद्वान प्रवक्ताओं ने प्रकाश डाला ही है, लेकिन उसका कोई इस इलाके में आज के दौर में सांप्रदायिकता से कोई मतलब नहीं है। न वो किसी मुसलमान के खिलाफ है, न किसी भी अन्य जो भी वर्ग है उसके खिलाफ है। वो अपना काम कर रहे हैं, अब वो उसको एक्सेप्ट करें लोग या ना करें। लेकिन एक बात और मैं बताता हूँ कल्याण पत्रिका के बारे में। आप जानते होंगे मोहन सिंह से बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मिला था उनको। तो एक बार मैं उनके साथ उनके गांव गया, तो उनके पिताजी का उन्होंने पैर छुआ। तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं मेरा पैर मत छुओ। तो उन्होंने कहा क्यों, आप मेरे पिता हैं, मैं आपका पैर क्यों ना छूऊं। तो उन्होंने कहा कि अभी कल्याण पत्रिका आई है, उसमें लिखा हुआ है कि जब बेटे का नाम बाप से बड़ा हो जाए तो उस बेटे से किसी भी बाप को अपना पैर नहीं छुआना चाहिए। तो मैंने अभी कल ही पढ़ा है, तो तुम मेरा पैर मत छुआ करो, तुम्हारा नाम बड़ा हो गया है। ये उन्होंने कल्याण पत्रिका पढ़ के कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा चला कल्याण पढ़ा, थोड़ा बड़ा अच्छा काम करो। तो उन्होंने ये सब कहा। तो गीता प्रेस का कोई योगदान जो है सांप्रदायिक बातों से नहीं है, को फैलाने में नहीं है, और उसकी इस इलाके में बहुत इज्जत है। इसलिए लोगों को ये बात खराब लगी है जयराम रमेश की कि जो बेवजह की कंट्रोवर्सी खड़े कर दिए। इस कंट्रोवर्सी की कोई जरूरत नहीं है। तमाम मुद्दे हैं, मणिपुर जल रहा है, कश्मीर है, और तमाम जो उत्तराखंड के मामले अभी प्रोफेसर साहब ने बताए, इन सब चीजों पर फोकस करिए, दबाव बनाइए सरकार पर। ये
इन सब चीजों का निदान करें वो। ये जो आपस में वर्ग संघर्ष हो रहा है, जाति संघर्ष हो रहा है, इसको रोकने का काम कैसे कांग्रेस करेगी, ये उनके लिए बेहतर होता, ये एक अचीवमेंट होता। लेकिन ये बिना मतलब की कंट्रोवर्सी खड़ा करके भाजपा को आपने स्पेस दे दिया, ये स्पेस दिया है भाजपा को, मरती भाजपा को ये जो है वो क्या कहते हैं, कोरामीन इंजेक्शन दे रहे हैं। तो इतना ही मेरा कहना है।